Hello and welcome. Several students of psychology have fear of biology. उनको लगता है कि इसमें बायोलॉजी क्यों है? Why I should study biology? Because I have interest in psychology, so I should study behavior and mental processes. Why biology? I want to explain this thing, and in this context, I will explain biopsychological perspective on human behavior. See, biology इसलिए है because many of the behavior and mental processes, and in some cases, almost all sort of behavior and mental processes, more or less, are influenced by biological things. Biological things means that chemicals that are found in body or brain, you can say brain body chemicals like hormones, neurotransmitter, neural activity, nerve activity, what goes in the brain. These factor influences the way we think, the way we feel, the way we behave, and that is why we study. You will ask how. Let me tell you one example. Suppose you are feeling depressed, very low. What could be the reason? Reason could be that you have not got enough marks in examination, so you are frustrated. Okay. What about, there could be other factor like breakup in relationship. Likewise, a variety of factor. But medical examination reveal that in many cases you will find that things are because of biological factor. आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो लंबे समय से डायबिटिक है उनको लो फीलिंग होती है, नर्वसनेस. क्यों? क्योंकि वो जो उनका जो ग्लूकोज लेवल का फ्लक्चुएशन है उनके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, विच इन टर्न्स अफेक्ट मूड. उसी तरीके से थायराइड से जो अफेक्टेड है, ये पैंक्रियाज और थायराइड एक ग्लैंड्स है जिसकी एक्टिविटी मैल फंक्शनिंग हमारे मूड को अफेक्ट करती है लोग. तो अगर किसी का लंबे समय से चिड़चिड़ापन है, आप कहेंगे ये इंसान ही खराब है, इसकी पर्सनालिटी खराब है. नो, बिकॉज ऑफ द मेडिकल रीजन दैट पर्सन हैज बिकम लाइक दैट. उसी तरीके से अगर आप देखें कि एक पर्टिकुलर केमिकल है सेरोटोनिन, दैट इज फाउंड इन ब्रेन जंक्शन, है ना, उसका लेवल अगर नीचे चला जाए देन यू विल फाइंड दैट person feel depressed. So without understanding these chemicals or neural activity, can you understand behavior holistically? या तो दो ऑप्शन है, या तो उसको नहीं पढ़े तो हमारा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा. एक जैसे कहते हैं इस भाग को आप छोड़ के जा रहे हैं. अगर कोई सपोज सम बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस बाय 3 फैक्टर एंड यू आर फोकसिंग ओनली ऑन 2 फैक्टर, देन व्हाट वुड हैपन? योर नॉलेज विल बी इनकम्प्लीट. इसी कारण से हमें मेडिकल पर्सपेक्टिव लेना पड़ता है. देखो, बायोलॉजिकल, ये जो मैंने लिखा है बायो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, इसको कई नाम से जानते हैं. न्यूरो साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, मेडिकल पर्सपेक्टिव और सिंपली बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव. ये सब नाम एक ही है और मतलब एक ही है. इनका जो अंडरलाइंग फिलॉसफी क्या है ना, कि व्हाट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, इज अल्टीमेटली बायोलॉजी. अब ये मतलब इनका जो फिलॉसफी है कि दे ट्राई टू रिड्यूस साइकोलॉजिकल थिंग्स इन बायोलॉजिकल टर्म. जैसे कि अभी मैंने बताया कि अगर आप डिप्रेस्ड फील करें, एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सेरोटोनिन रीअपटेक के लिए मेडिसिन देगा, एंटी डिप्रेसेंट. वो करता क्या है? उस तरह अगर आप एंग्जाइटी फील कर रहे हैं तो आपको ट्रंकुलाइजर देगा, है ना. तो वो केमिकल्स के वो जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल को चेंज करके आपके मूड को इन्फ्लुएंस करता है. तो कितना सिंपल तो है. तो इसको समझने में इतना रॉकेट साइंस थोड़ी है. यानी अगर आप इसको देखें, बायोलॉजी को वो साइकोलॉजी को बायोलॉजी के टर्म में, यानी कि जैसे गुस्सा आना, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन वो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स का लेवल बहुत बढ़ जाए तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है. देखो, फ्रस्ट्रेशन से भी गुस्सा आता है और हार्मोन से भी गुस्सा आता है. तो हमें समझने के लिए दोनों एंगल लेना होता है. अगर हम इसको नहीं लेंगे तो नहीं समझ पाएंगे. तो जो बायोसाइकोलॉजिस्ट है, जिसको न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं, ये इसी अप्रोच से स्टडी करते हैं. अंडरस्टूड? तो जाहिर सी बात है ये इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. और बायोलॉजी कहाँ से निकल के आया होगा, आप समझ ही रहे हैं ना. ये साइकोलॉजी का जो रूट है वो फिजियोलॉजी में है और फिलॉसफी में. तो बिकॉज फिजियोलॉजी से ही निकल के गया है. फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी हैव 2 एंसेस्टर, फिलॉसफी एंड फिजियोलॉजी. तो फिजियोलॉजी से जुड़ा हुआ ये डेवलपमेंट. अंडरस्टूड? चलते हैं आगे. सबसे जो शुरुआती दौर में कि
अगर स्टडी जो अगर आप देखें कि कुछ लोग जो स्टडी किए शुरुआत में, उनका था कि ये जो ब्रेन है वो कैसे हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। सो दे स्टार्टेड studying the different part of the brain, and they were trying to find out the function of that brain. इस एरिया का क्या काम है, इस एरिया का काम क्या है ना। तो उसको लोकलाइजेशन फंक्शन कहते हैं। मैंने नोट कर दिया है इसको, लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन, लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन, है ना। अलग अलग ब्रेन एरिया है जिसको अलग अलग, जैसे कि अगर मैं जैसे ऐसे खड़ा हूँ, आप मान लो मैं जैसे ऐसे सामने खड़ा हूँ ना, तो आप ऐसे मान लो ये ब्रेन है ना। ब्रेन तो जानते हो 2 हाफ में बटा होता है। तो अगर मैं ऐसे हूँ तो मेरा ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया और इधर राइट हो गया। ऐसे समझना, मैं ऐसे खड़ा हूँ ना तो ये मेरा पूरा ब्रेन है ना, लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो अब इसको कई लेवल पे लोगों ने समझा है कि भाई ये जो, अगर आप इसको देखेंगे कि इसको 3 लेवल पे समझे। जो बाहर वाला लेयर है जो स्कल के अंदर का, उसको सरफेस है। ब्रेन 3 लेयर पे है। सबसे नीचे जो कहते हैं रेप्टिलियन ब्रेन, फिर मैमेलियन ब्रेन, न्यू मैमेलियन ब्रेन। अगर ऊपर से देखेंगे तो सबसे सरफेस वाला पार्ट, स्कल के जो खोपड़ी है हमारा, उसके अंदर का रिंकल वाला पार्ट है, उसको कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स वर्ड ही हुआ है ना। तो कॉर्टेक्स, और ये जो 2 भाग है, तो इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर का, हेमीस्फीयर। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, ये राइट हेमिस्फीयर, 2 भागों में बटा हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक सेंट्रल कट है, मतलब हमारा अगर इस ब्रेन में देखेंगे तो 2 भाग में 2 सिमेट्रिकल पार्ट है ना। तो इधर और इधर, और ये जो है बीच में ऐसे कट। तो अगर हम एक एक करके ऊपर वाला पहले देख लेते हैं, तो ये कॉर्टेक्स एरिया है। अगर मैं ऐसे हूँ तो ये मेरा पीछे वाला भाग जो है, इधर पीछे के साइड में, वो विजुअल कॉर्टेक्स है, दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू लाइट एंड ऑल, है ना। साइड में टेम्पोरल कॉर्टेक्स है, जो दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑडिटरी थिंग्स, मैंने साउंड रिलेटेड। उसी तरीके से अगर आप ये देखेंगे, ये जो कट है यहाँ पे, ये जो कट है, इसके ठीक आगे में एक जो एरिया है ये वाला, ये मोटर एरिया है। ये हमारे मोटर मूवमेंट को से रिलेटेड प्रोसेसिंग यहाँ होती है, ये वाला है ना। इसी तरीके से बटा हुआ है एरिया। तो मैं अगर आप वैसे देखेंगे तो बहुत सारे एरियाज़ हैं, लेकिन अलग अलग लेवल पे डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप लेफ़्ट में जाएं, जैसे ये वाला लेफ़्ट है, इधर मैंने, सॉरी इधर लेफ़्ट है, इधर राइट है मेरे लिए। तो ये लेफ़्ट में जो है, लेफ़्ट, ये एक एरिया यहाँ पे होता है, इसको कहते हैं ब्रोका एरिया। क्योंकि ब्रोका ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसको ब्रोका कहते हैं, है ना। ब्रोका एरिया कहते हैं। ये एरिया क्या है, व्हेन दिस एरिया इज डैमेज, योर स्पीच विल बी डिस्टर्ब, यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक कोहेरेंटली। तो मैंने अटरेंसेज खराब हो जाएगी। और ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे कान है, तो इसके ये आसपास एरिया यहाँ पे है ना, दिस एरिया इज कॉल्ड वर्निक एरिया। ये मोटर तो ये बीच वाला है ना यहाँ पे, तो वर्निक्स एरिया, ये एरिया को कहते हैं अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड एरिया। इफ दिस एरिया इज डैमेज, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज। कोई बोल रहा है तो आप समझ नहीं पाओगे अगर यहाँ डैमेज है तो। और यहाँ डैमेज है तो ये मतलब कॉर्टेक्स की बात कर रहा है, तो यू विल नॉट बी एबल टू अटर एंड अंडरस्टैंडिंग। डिस्टर्बेंस इन utterances, broca area disturbance, and disturbance in understanding, warning area disturbance। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, you may think that person is not performing well because of the learning and all, but there is biology involved in it। तो ये आपने थोड़ा ज्योग्राफी ऑफ ब्रेन समझा है ना कि कैसे कैसे क्या होता है। मैं फिर से जल्दी से बताता हूँ। ये है ऑसिपिटल लोब, जो विजुअल इंफॉर्मेशंस को प्रोसेस करता है। दोनों साइड में होता है ऑडिटरी, जिसको टेम्पोरल लोब कहते हैं, टेम्पोरल लोब।
टेम्पोरल, ये दोनों साइड इसलिए बोल रहा हूँ कि ये पूरा ब्रेन जो है बीच में 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर, ठीक है, उसके बारे में मैं बताता हूँ अभी, लेकिन आप ये समझ लो। इसके बाद ये हो गया मोटर कॉर्टेक्स, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, टेम्पोरल कॉर्टेक्स, अलग अलग कॉर्टेक्स का अलग अलग प्रोसेसिंग फंक्शन है। तो देखो इससे हमको क्या पता चला कि दैट देयर इज लोकलाइजेशन ऑफ फंक्शन। लेकिन अभी के जो रिसर्च है वो ये बता दें कि वैसे तो लोकलाइजेशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही एरिया केवल वर्क कर रहा हो, स्पेशलाइज्ड है, बट ऐसा नहीं कि अगर ये थोड़ा डैमेज हो जाए दूसरा पार्ट उसको हेल्प नहीं करता है। तो एक दूसरा भाग भी समझ लेते हैं, दिस इज अ कॉर्टेक्स पार्ट। चलते हैं आगे। इसको मैं शायद एक लेक्चर में नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा, लंबा होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको। अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन ले लेना, जैसे ये ब्रेन है, इसको कट कर ले, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, तो जैसे मुझे करके ऐसे कट करके दिखाएंगे तो ये जो है, सपोज मैं ऐसे खड़ा हूँ, है ना, ये वाला पोर्शन, तो सपोज कि ये स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, देखो स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड तो जानते ही आप, यहाँ पे ना एक एरिया है जो, ये सब बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ। ये यहाँ पे एक अराउजल एंड अटेंशन में बहुत रोल अदा करता है इस एरिया को, जिसको कहते हैं अरास असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। अच्छा, कई लोगों को लग रहा होगा कितना बायोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, अरे नाम है भाई, ये राजेंद्र नगर है, इसका नाम ये, और क्या, ये कृष्णा नगर है, ये गोविंद नगर, कह लो आप कुछ भी, एक लोकेशन ज्योग्राफी है ब्रेन की, जैसे आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो ये ज्योग्राफी समझ लो कि यहाँ पे क्या है नहीं। तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं ना, ये इसी के अंदर है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो 3 स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगा, मेडुला, पॉन्स, मिड ब्रेन। तो मेडुला है, पॉन्स है, मिड ब्रेन, ऐसे करके चले जाए। लेकिन यहाँ पे जो, जहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे एक पी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। अभी इसको मैं बता रहा हूँ कि ये अरास का एराउजल में है। तो देखिए, अगर आप इंटेलिजेंस जब पढ़ेंगे एंड देन एक होता है पास मॉडल ऑफ दास, तो इसका नाम है कि भाई किसी व्यक्ति का इंटेलिजेंट होने के लिए ज़रूरी है कि सही अराउजल भी हो, है ना। तो इसको समझना कि अगर किसी का मैल फंक्शनिंग यहाँ हो रहा है तो वो इंटेलिजेंट उस लेवल पे नहीं हो सकता, या जैसे कोई हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर से जूझ रहा हो, तो क्या कहेंगे, बायोलॉजिकली यहाँ प्रॉब्लम है। हम समझने की कोशिश भी तो करते हैं कि एक्चुअली क्या 4 गोल्स ऑफ साइकोलॉजी, डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर, और जो भी आप कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल, 4 गोल तो आप जानते ही ना। तो ये मेडुला है, ये पॉन्स है। अब आप देखोगे कि मेडुला जो है ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, जैसे हार्ट है, ब्रीदिंग है, ये सबको मेडुला कंट्रोल करता है। आपका हार्ट रेट वगैरह का जो है ना, वो मेडुला कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे देखोगे इस एरिया में, ये तो मैंने पूरा इतना लिख दिया है कि देखो ट्रेडिशनल बोर्ड है तो थोड़ा पहले से तो नहीं लिखा हुआ ये, तो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ कि ये एक स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होगा, स्पंजी, है ना, यहाँ पे पीछे की साइड में, इसको सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम ये क्या है, जैसे कोई आपने देखा होगा कि ड्रिंक कर लिया है बहुत ज़्यादा, ड्रंकन स्टेट में, तो उसका कोऑर्डिनेशन कैसे ख़राब होता है, चलने वाले में ये अफेक्ट होता है। मीन इट कंट्रोल योर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट। तो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट जो है हमारा, वो इससे कंट्रोल होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। मैं आपको ज्योग्राफी ऑफ ब्रेन बता रहा हूँ, अगर आपको बायोलॉजी से एवर्जन है तो मैं ये बता रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ होती है। बाहर से अगर आप देखें तो कॉर्टेक्स है, जिसके मैंने कई लोब्स बताए, अब उसके अंदर कट करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से जब जाएंगे, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ऊपर की तरफ मेडुला पॉन्स मिलेगा। तो मेडुला का फंक्शन हो गया हार्ट वगैरह, ब्रीदिंग वगैरह को कंट्रोल करने में, है ना, जिसका हार्ट वगैरह रेस करता है या कम हो जाता है, उसको कंट्रोल करने की मेडिसिन देता है, वो इसको इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ,
जैसे आप रेलवे में जंक्शन होता है ना, हाँ, तो वैसे ही न्यूरल जंक्शन है। जैसे आपके जो जो सेंसरी चीज़ें होती है जो आप देख रहे हैं, जैसे अब मुझे आप देख पा रहे हो, देन ऑल द थिंग्स विल स्टिमुलेशन विल गो टू योर ब्रेन। ब्रेन में आप सुन भी पा रहे हो, देख भी पा रहे हो, तो सभी चीज़ें एक जगह जा रही है। सबसे पहले कहते हैं ना कि आपने कहा कि ये इधर ज़्यादा है, लेकिन कहीं एक जगह पहले तो पहुंचता होगा। यस, न्यूरल जंक्शन, नर्व जंक्शन अगर किसी का नाम है, उसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस कहते हैं, स्ट्रक्चर में बताया जा रहा है, ये थैलेमस है यहाँ, मतलब इसको न्यूरल जंक्शन कह रहे हैं कि अल चाहे विजुअल हो, चाहे ऑडिटरी हो, चाहे टेक्टाइल हो, उन्हें टच रिलेटेड हो, ये सब पहले एक ओल्फैक्शन को छोड़कर बाकी सब वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जैसे दिल्ली जंक्शन है, टूंडला जंक्शन है, जंक्शन होता है ना, जैसे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पहले पहुँच सकती, तो फिर डाइवर्ट, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो किसी भी जंक्शन पे ये है थैलेमस, ये है। हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात किए जा रहे हैं कि एक होता है एफरेंट कोड, जो आने वाली चीज़ें, जैसे आप मुझे सुन रहे हो तो एफरेंट चीज़ें जा रही और वहाँ पे पहुँच कहाँ रहे हैं, उसी जंक्शन पे पहुँच रहे। ठीक है, तो थैलेमस का जो मेन रोल है वो एक तरीके से जंक्शन है, रिले सेंटर है वो, और इसका रोल जो है मेमोरी में भी है। और लेकिन इसके ठीक नीचे, मैं यहाँ पे थोड़ा हटा दूँ सब सारी चीज़ों को, नहीं तो फिर बहुत ही, ये जो हमने कहा कि ये जो थैलेमस है, तो इसके ठीक नीचे ना यहाँ पे पी लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, इसका रोल क्या है? हाइपोथैलेमस का नाम सोचा कि ये एक तरह के विस्म पितामह है नर्वस सिस्टम का। यही हाइपोथैलेमस एंडोक्राइन को मैसेज दे देगा। तो सबसे बड़ा जो रेगुलेटर है आपके बॉडी का, वो यही है। इंडोक्राइन सिस्टम भी रेगुलेट करता है, लेकिन उसको रेगुलेट करने वाला कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का लिए, वो तो पिट्यूटरी ग्लैंड सिस्टम का भाग है ना मास्टर, ये नर्वस सिस्टम का हेड है। तो हाइपोथैलेमस ये क्या कंट्रोल कर रहा है आपके, ये बॉडी को पूरा, होम्योस्टैटिस को, होम्योस्टैट, या इसको अगर आप इसका रोल देखेंगे तो हम सारे, जैसे मोटिवेशन वगैरह, भूख लगती है तो यहाँ पे आपको मिलेगा, हाइपोथैलेमस एक्टिविटी डिटेक्ट करता है उसे। तो इसमें दो भाग होते हैं, लैटरल हाइपोथैलेमस, अगर उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ग्लूकोज लेवल बढ़ा ब्लड में तो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो रोक देगा आपको खाने से। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो उतना डिटेल में अभी नहीं जाते हैं, वो मोटिवेशन में जाएंगे हम। ये तो यहाँ पर समझना है केवल कि हाइपोथैलेमस क्या होता है और क्या इसको क्या कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस किन किन चीज़ों को कंट्रोल करता है, ठीक है? इमोशंस को, बॉडी टेम्परेचर को, ये सबको ये कंट्रोल करता है। इमोशन, बॉडी अभी मैंने बताया, टेम्परेचर, ईटीसी, मोटिवेशन वगैरह को भी कंट्रोल करता है। हंगर मोटिवेशन, थ्रस्ट मोटिवेशन, जैसे आपको प्यास लगती है तो वहाँ ऑस्मो रिसेप्टर है, उसमें एक्टिविटी बढ़ जाती है। कुल मिलाकर ये एरिया हुआ, देखा आपने? हाँ। और अगर आप मेजर चीज़ें देख लिया आपने, पूरा लिम्बिक सिस्टम अगर आप देखें, अगर मैं इस भाग को कंक्लूड करूँ ना, तो एक ऐसे समझिए आप कि ये जो ब्रेन है इसका इंटरनल भाग है, 3 लेयर हैं, 3 तरह के ब्रेन होता है। एक तो एक नीचे वाला भाग, फिर ये वाला जो हम देख, और एक सबसे आउटर लेयर जो आपने कॉर्टेक्स देखा। तो कॉर्टेक्स के बारे में मैंने बताया, ये इंटरनल वाले के बारे में बताया। एक जब ऐसे होता है ना एंटेरियर, और एक वर्ड होगा इंटीरियर। इंटीरियर तो आप समझते हैं, एंटेरियर मैंने आगे वाला भाग, जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ तो आगे वाला एंटेरियर, इसी वर्ड को कहते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। चलते आगे, एक भाग और समझते हैं इसको, दैट होप यू आर नॉट गेटिंग बोर्ड, क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ ब्रेन में बता रहा हूँ, बायोलॉजी नहीं बता रहा हूँ, है ना? और अगर आप ऐसे देखें कि ये ब्रेन सामने से देखो तो लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है ना? ये है ब्रेन हमारा, ये है ना? तो अगर आप देखेंगे 20 से 2 भाग में सीधे सीधे बैठे, मतलब दो लगता है, 2 पार्ट्स आर ऐसे क्लोजर है, तो दोनों ऐसे सैंडविच टुगेदर, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
और ये अगर आप इसको ओपन कर दें ना तो यहाँ पे एक समझ लो कि दो चीज़ में बीच में एक चीज़ लगा दिया आपने। चीज़ होता है ना, बड़े दो स्लाइस के बीच में ऐसे डाल देते हैं। तो ये है, इसको कहते हैं कॉर्पस कॉलोसम, है ना। कॉर्पस यहाँ पे ये है, कैलोसम ये ना, these two, the corpus callosum connects left hemisphere and right hemisphere together so that the whole brain works as a whole system। अदरवाइज क्या होगा, दो अलग अलग ब्रेन के जैसा बिहेव करेगा। वो किस में होता है, स्प्लिट ब्रेन वाले लोगों में, जिनके किसी कारण से कॉर्पस कैलोसम कट हो जाता है, तो दे बिहेव लाइक दे आर हैविंग टू डिफरेंट ब्रेन। गेटिंग। अब लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर के बारे में मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। पहली बात तो ये आप समझना कि ये सपोज मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा लेफ्ट इधर है राइट इधर है, तो ध्यान रखना लेफ्ट एंड राइट। तो लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन के लेफ्ट ब्रेन वर्चुअली कंट्रोल ऑल पार्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब ऐसे है लेफ्ट, ऐसे हो जाता है। मतलब लेफ्ट ब्रेन जो हमारे राइट बॉडी को कंट्रोल करता है ना, और राइट ब्रेन हमारे लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है। दिस इज द फंक्शन, फंक्शनल स्पेशलिटी। लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर भी कहते हैं, उसको अलग अलग तरीके से ये सभी में होता है। और नॉर्मल जो अगर आप देखेंगे एडल्ट में, तो लेफ्ट ब्रेन में लैंग्वेज फंक्शन होता है। देखा आपने ब्रोका एरिया वर्नी करिए, ऑल राइट हैंडेड पीपल जो है उसमें लेफ्ट ब्रेन बेसिकली लैंग्वेज वाला ब्रेन है ना। और इसमें जो है आप देखेंगे स्पेशियल, मतलब ये जो 3D चीज़ों को समझना, पैटर्न को समझना, तो स्पेशियल चीज़ों को है ना, पिक्चर वगैरह को समझना, इसमें ये चीज़ें कैपेबिलिटी होती है राइट ब्रेन में। और परसेप्शन पैटर्न ये सब चीज़ों को समझेंगे। ये लैंग्वेज है ना, ये बहुत ही लैंग्वेज वाले चीज़ें हैं। अर्थमेटिक है, ये सब चीज़ें इस वाले पार्ट, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, लेफ्ट ब्रेन है। अभी आपने एक नोटिस किया होगा कि जब किसी को पैरालिसिस हुआ, स्ट्रोक जो कहते हैं, तो वो किस पार्ट में हुआ है। तो अगर आपने देखा कि राइट पार्ट में हुआ बॉडी का, तो यानी कि उसका लेफ्ट ब्रेन डैमेज हुआ है कहीं। और लेफ्ट ब्रेन अगर डैमेज हुआ है, इट मीन्स हिज स्पीच विल ऑल्सो बी डिस्टर्ब्ड। लेफ्ट ब्रेन में ही ब्रोका वर्निक और एरिया, लैंग्वेज एरिया लेफ्ट ब्रेन में। तो ऐसा नहीं कंप्लीटली कि राइट ब्रेन में कुछ नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि मोस्टली लेफ्ट ब्रेन में। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट ब्रेन वाला जो लोग है, उनका जिसको स्ट्रोक हुआ है राइट साइड ऑफ बॉडी में, उसका आवाज़ और उसकी लैंग्वेज भी चली जाती है। ऑल्दो आफ्टर सम टाइम इट वुड रिकवर सम, बड़ा ही रिकवरी होती है उस चीज़ में। लेकिन अगर किसी का लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी जो है उसमें स्ट्रोक हुआ है, तो उसका लैंग्वेज, मतलब उसकी आवाज़ या उसकी लैंग्वेज कैपेबिलिटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि देखिए ब्रेन का अलग अलग ब्रेन है एंड टू हेमिस्फीयर वर्क्स टुगेदर, बट देयर आर सम स्पेशलाइजेशंस, है ना। कि कुछ लोगों को पैटर्न समझने में दिक्कत होती है, 3D समझने में, बिकॉज दे शुड ब्लेम देयर राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन। अंडरस्टूड। चलते आगे। एक रिसर्च में दिखाना चाहता हूँ, जैसे ड्राइंग वगैरह तो राइट्स में ही होगा, मैप वगैरह जो आप देखते हैं वो राइट ब्रेन साइड में। लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों ब्रेन ऐसा नहीं अलग अलग काम कर रहे, दे वर्क इन सिमेट्री, दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होकर काम करते हैं। बट ये स्पेशलाइजेशन रिसर्च होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा रिसर्च जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं स्प्लिट ब्रेन स्टडीज़। कि कुछ लोगों को एपिलेप्सी होता है, एपिलेप्सी जो कहते हैं मिर्गी, उनका दौरा पड़ता है। तो इन ऑर्डर टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ एपिलेप्सी टू अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन, जैसे राइट ब्रेन में हुआ वो लेफ्ट में ना चला जाए, जिसके कारण और भी हलचल जो है अंदर से स्प्रेड होता है, सर्किट है ना, न्यूरल सर्किट। तो एक सर्जिकली क्या किया जाता है कि कॉर्पस कॉलोसम को कट कर दिया जाता है।
क्योंकि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो सर्जिकली कॉर्पर कॉलोसम इज सीवियर, तो उसको कट कर देते। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट होता है कि इससे उनको रिलीफ मिलता है, बट देयर इज साइड इफेक्ट ऑल्सो। क्या साइड इफेक्ट है उसको बताने के लिए मुझे एक चीज़ बताना होगा। रॉबर्ट स्पेरी ने एक रिसर्च किया था, स्पेरी स्प्लिट ब्रेन स्टडी कहते हैं। स्प्लिट ब्रेन, स्प्लिट बने समझ ही गए, स्प्लिट ब्रेन। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ऐसे लोग का जिनका सर्जरी किया गया, उनमें दे वर बिहेविंग एज इफ दे वर हैविंग टू डिफरेंट ब्रेन साइमल्टेनियसली। जैसे when that person is got angry and he started beating his wife, okay, from one hand, and from other hand he was defending also, protecting also। एक साइड एक गुस्सा कर रहा है, एक हाथ से पीट भी रहा है उसको, और दूसरे हाथ से उसको बचा भी रहा है। देखो, he was behaving as if he was having two different brain working together। Getting my point? So this was the effect of you can say damage of corpus callosum। यानी कि दोनों ब्रेन जो है को एक करने में कॉर्पस कॉलोसम का बहुत बड़ा रोल है। मतलब इंफॉर्मेशन इधर से इधर और इधर से इधर जो जाता है वो कॉर्पस कॉलोसम के कारण ही है। अंडरस्टूड? तो जो रॉजर स्पेरी, हमने रॉबर्ट नाम लिख दिया, ये रॉजर है, यहाँ पे रॉजर स्पेरी स्प्लिट ब्रेन स्टडीज़ करते हैं, इसके आधार पर मैंने ये बताया। एंड लेकिन इसको ये जो है ना, आप इसको सिजोफ्रेनिया मत समझ लेना। सिजोफ्रेनिया इज़ अनदर थिंग, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिट पर्सनालिटी, है ना। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया जो है, आप ना फ्रैक्चर्ड पर्सनालिटी कर सकते, दो अलग वो है, ब्रेन स्प्लिट ब्रेन नहीं, दो अलग पर्सनालिटी जैसा लगेगा। तो उसका जो कॉन्शियसनेस दो भाग में है, कन्फ्यूज़न कभी कभी होगा। स्प्लिट ब्रेन इज सिंपली टू ब्रेन, लेकिन वहाँ पे कोहेरेंस अलग होगा इस पर सिजोफ्रेनिया में। तो सिजोफ्रेनिया स्प्लिट पर्सनालिटी जैसा ज़्यादा दिखता है, दिस इज अबाउट स्प्लिट ब्रेन। ठीक है, अब यहाँ तक हमने समझा दिया आपको। यहाँ अभी इसको रिकैप करते हैं, फिर अगले भाग में चलेंगे इसका। अगर आप इसको गौर से समझना चाहते हैं कि अब हम बताना चाहते हैं कि ब्रेन को और कैसे रिसर्च किया जाता है। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि ये ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, इसका जो पूरी जो ज्योग्राफी है वो क्या है। इन द नेक्स्ट पार्ट आई विल डिस्कस अबाउट हाउ ब्रेन रिसर्च इज कंडक्टेड और उससे क्या पता चलता है। अंडरस्टूड? थैंक यू।